हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ धवल कपाड़िया और मैं आपके लिए कुछ सीएमए के टॉपिक्स मैं आपको हेल्प करूँगा। कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। क्या आप लोगों ने सुना है ये नाम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग? इसका और एक नाम है, इसको हम सर्विस कॉस्टिंग भी बोलते हैं। हमारे सीएमए के सिलेबस में ग्रुप 1 में ये जो टॉपिक है, ये सिलेबस 16 जब से आया है, दैट इज इट वाज एप्लीकेबल फ्रॉम जून 2017 ऑनवर्ड्स, और जून से लेके अब तक जितने भी अटेम्प्ट्स हुए, दैट इज जून से लेके दिसंबर 2019 तक, हर अटेम्प्ट में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5A, और ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 8 मार्क्स के लिए। तो टॉपिक बहुत इजी है। बहुत लोगों को, बहुत बच्चों को इसमें ना कैलकुलेशंस में थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, तो हम देखते हैं कि ये टॉपिक बोलता क्या है हमें, ताकि ये 8 मार्क्स हम अच्छे से स्कोर कर पाए। टॉपिक इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है। तो हम आज ये डिस्कस करेंगे, और इसके जो क्वेश्चंस है और इसकी जो थियरी नोट्स है ये वाली, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दे दूँगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लें, और ये डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लो अपने फ़ोन में, ठीक है। तो इसमें सारे क्वेश्चंस वगैरह, थियरी क्वेश्चन सब कुछ है। जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको सॉल्व कराऊंगा, ये सारे क्वेश्चंस ये शीट से होंगे। तो आई वांट एवरीवन ऑफ यू हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो, अगर आपको क्वेश्चंस और थियरी नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। मोस्टली सर हम क्या कवर करेंगे? मोस्टली हम यहाँ पर कवर करेंगे जितने भी ये वाले अटेम्प्ट के क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी हमारे पास पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस थे, जो सजेस्टेड आंसर्स निकलते हैं, तो सजेस्टेड आंसर्स के जितने क्वेश्चंस हैं वो हम उठाएंगे, ठीक है। और आपका इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट पेपर्स रिलीज करता है, जो जून 2020 की अटेम्प्ट है, उसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करेंगे, और थोड़े बहुत 2-4 एडिशनल क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, ताकि चैप्टर पे ग्रिप अच्छी बन जाए। So this is how we are going to go ahead with this chapter. हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए थे। अब तक कितने अटेम्प्ट्स हुए सर? 17 से लेकर 19 तक, 17, 18, 19, 3 इयर्स में 6 अटेम्प्ट्स हुए, और हर अटेम्प्ट के अंदर इस टॉपिक से हमको क्वेश्चन नंबर 5A 8 मार्क्स के लिए मिला था, ठीक है। तो चैप्टर बहुत ईजी है, समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज़। लेट अस गो अहेड। मैं वापस एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि इसकी जो नोट्स है, इसके जो क्वेश्चंस हैं, थियरी है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। लेट अस बिगिन विद दिस टॉपिक। तो टॉपिक का नाम है सर सर्विस कॉस्टिंग। टॉपिक का नाम है सर्विस कॉस्टिंग। अब अगर ये सर्विस है तो सर्विस का मतलब क्या होता है बताओ? क्या आपको पता है सर्विस क्या होता है? सर्विस क्या होता है सर? सर्विस कुछ नहीं होता। सर्विस इज नथिंग बट, सर्विस इज एन intangible facility. Service is an what? Intangible facility. Service एक intangible facility है, which is provided by one person to another person. ये एक intangible facility है जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को देता है, with or without, और विदाउट कंसिडरेशन। हो सकता है कि इस सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में पैसे आए या ना आए, ये डिपेंड करता है। लेकिन सर्विस का मतलब क्या होता है सर? एक इनटेंजिबल फैसिलिटी होती है विच इज़ प्रोवाइडेड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक पर्सन जो आपको सर्विस दे रहा है, इट इज़ अ इनटेंजिबल फैसिलिटी विथ और विदाउट कंसिडरेशन, चाहे वो सर्विस प्रोवाइड करने के बदले हमें उसके पैसे मिले या ना मिले। सही है, ये होता है सर्विस। एंड एज फार एज योर सर्विस कॉस्टिंग इज कंसर्न,
कि सर ये सर्विस कॉस्टिंग है क्या? तो सर्विस कॉस्टिंग कुछ नहीं है। सर्विस की कॉस्टिंग का मतलब होता है सर, सर्विस की कॉस्टिंग का मतलब होता है कि ये एक मेथड हो गया। सर्विस कॉस्टिंग फॉर अस इज अ मेथड। It is a method of what? It is a method of calculating. It is a method of calculating. It is a method of calculating the cost. It is the method of what? Calculating the cost. Cost of what, sir? Cost of service. It is a method of calculating cost of what? Cost of service. Either providing a service, either providing a service or operating a service. Either providing a service or operating a service. सिंपल भाषा में बोलूँ तो सर्विस कॉस्टिंग कुछ नहीं होता है, एक मेथड होता है जिससे हम सर्विस प्रोवाइड करने की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। सर सर्विस प्रोवाइड करने की कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता। जैसे आपने कॉस्ट शीट सीखा हुआ है, हमारे पास कॉस्ट शीट होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग होता है। वहाँ पर आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हो। कॉस्ट शीट में कोई भी प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोसेसेस के कॉस्ट कैलकुलेट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट होता है। वैसे सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर हम लोग सर्विस को प्रोवाइड करने का या तो ऑपरेट करने का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं सर्विस कॉस्टिंग। इट इज अ मेथड ऑफ calculating cost. It is a method of costing. It is a method of calculating what? It is a method of calculating cost. Cost of what? Cost of either providing or operating a service. What do you mean by sir providing or operating a service? Providing service का मतलब ये होता है कि हम किसी और को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और ऑपरेटिंग सर्विस का मतलब क्या होता है कि हम अपने ही यहाँ पर इंटरनली कुछ सर्विसेज ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब क्या होता है सर? तो ब्रॉडली अगर बोलेंगे तो ये जो सर्विसेज होती है ये या तो आप इंटरनली प्रोवाइड करते हो या तो फिर एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हो, या तो इंटरनली या तो एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हो। प्रोवाइड का मतलब होता है सर एक्सटर्नल करना। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? जहां पर आप अपने कस्टमर्स को, किसको बताओ ना, कस्टमर्स को सर्विस देते हो, आप अपने क्लाइंट्स को सर्विस देते हो। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल, आउटसाइडर्स। आप सर्विसेज किसको दे रहे हो बताओ? आप सर्विसेज किसको दे रहे हो? आप सर्विसेज दे रहे हो आउटसाइडर्स को। इंटरनल का मतलब क्या होता है सर? इंटरनल में हम लोग सर्विस को ऑपरेट करते हैं। इंटरनल में हम लोग सर्विस को क्या करते हैं? हम लोग सर्विस को ऑपरेट करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑपरेटिंग अ सर्विस वेयर सर? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है सर? जैसे मान के चलो कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी एंटिटी है, तो उस एंटिटी के पास फैक्ट्री प्रीमाइसेस भी होते हैं, फैक्ट्री के साथ साथ ऑफिसेस भी होती है, ऑफिस के साथ साथ वेयर हाउस भी होता है, बहुत सारी जगह होती है, सही है। और मान के चलो कि सर फैक्ट्री के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जब हमारे पास ये वाले डिपार्टमेंट में कुछ सामान आता है, ये सामान को प्रोसेस करके क्या फैक्ट्री में ये दूसरे डिपार्टमेंट को दिया जाता है, दूसरे डिपार्टमेंट से ये थर्ड में जाता है, थर्ड से फोर्थ में जाता है, फोर्थ से फिफ्थ में जाता है। जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं उतने में मूवमेंट होती है मटेरियल्स की। तो ये मटेरियल्स को विद इन द फैक्ट्री, बोल रहा हूँ मैं, बाहर नहीं भेज रहे हम लोग मटेरियल्स, विद इन द फैक्ट्री जब मटेरियल प्रोसेस होते हैं तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ले जाने के लिए क्या आपको नहीं लगता ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ व्हीकल्स होंगी या कुछ भी लॉजिस्टिक्स का सामान होएगा, है ना? ये भी तो सर्विस है। ये लोग कौन सा माल बेच रहे हैं? ये लोग भी तो सर्विस दे रहे हैं ना। क्या लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट फैक्ट्री को हेल्प कर रहा है मटेरियल्स को मूव करने के लिए? यस सर, बट ये हो रहा है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं इंटरनल, सही है। तो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट हो गया। जैसे ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज के अंदर सपोर्ट सिस्टम के लिए आईटी डिपार्टमेंट होता है कि सर अगर सॉफ्टवेयर वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ जाए
तो आईटी डिपार्टमेंट उसको सॉल्व कर लेता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है जिसको हम आर&डी कहते हैं। क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है, क्वालिटी अश्योरेंस, है ना। फैक्ट्रीज के अंदर कैंटीन्स होती है, कैंटीन्स होती है। तो ये सब की सर्विसेज है, बट ये सारी सर्विसेज विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है। इसको हम बेच थोड़ी ना रहे, ये तो ऐसे ही अंदर इंटरनली यूज हो रही है। जबकि जब हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो आप यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो किसी बाहर वाले बंदे को, और बदले में वो आपको कुछ पैसे देगा। दिस इज फॉर कंसिडरेशन। इधर पैसे आते हैं, इसके लिए बोलते हैं फॉर कंसिडरेशन। तो सर्विसेज का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? सर्विसेज कुछ नहीं होता है, एक इंटैंजिबल फैसिलिटी होती है विच इज प्रोवाइडेड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन विद और विदाउट कंसिडरेशन। सर्विस कॉस्टिंग हमारे लिए एक मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट है सर, कैलकुलेटिंग विच कॉस्ट ऑफ आइदर प्रोवाइडिंग और ऑपरेटिंग अ सर्विस, चाहे वो इंटरनली हो चाहे वो एक्सटर्नली। सिंपल बात समझ आई कि चैप्टर में करना क्या है सर? चैप्टर में हम लोग को सर्विस प्रोवाइड करने का कॉस्ट निकालना है। चैप्टर में हम लोग को सर्विस प्रोवाइड का क्या निकालना है? सर्विस प्रोवाइड करने का कॉस्ट निकालना है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टॉपिक। हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना है। सही है, आगे बढ़ते हैं कि सर ये चैप्टर कौन कौन फॉलो करता है, इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, इसकी एप्लीकेशन क्या है सर, कौन कौन इसको फॉलो करता है? तो सर जितने भी ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स होते हैं ना, ट्रांसपोर्ट वाले, वो ट्रांसपोर्ट वाले इसको फॉलो करते हैं। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आ गया सर? ट्रांसपोर्ट में टैक्सी आती है क्या? बोलो ना, टैक्सी आता है, ऑटो आता है कि नहीं? ये लोग ये फॉलो करते हैं। आप जब टैक्सी में बैठते हो तो कुछ खरीदते हो क्या? आप तो खाली बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो टैक्सी वाला आपको कुछ बेच नहीं रहा है, वो आपको सर्विसेज दे रहा है। सही है, जिसके लिए आप उसको फिर पे करते हो। ऑटो वाला भी आपको कुछ बेच नहीं रहा है, आप खाली ऑटो में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, दैट्स इट। तो टैक्सी, ऑटो हो गया। और क्या होता है सर ट्रांसपोर्ट में? जैसे बस हो गए, बसेज हो गई। सही है, बस में भी बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बस में आप कुछ खरीद थोड़ी ना रहे हो, सर्विस ले लो। फिर बस हो गया, टैक्सी, ऑटो हो गया, उसके बाद हो गए आपके एयरवेज, जो एरोप्लेन्स होते हैं। एयरवेज के बाद होते हैं सर वाटरवेज, अगर आप शिप्स वगैरह में जाते हो, एयरवेज, वाटरवेज। सही है ना। ट्रामवेज, ट्राम्स भी होते हैं इंडिया में, कोलकाता में है ट्रामवेज। एयरवेज, वाटरवेज, ट्रामवेज, ये सब ट्रांसपोर्ट करने के जरिए हैं, है ना। ट्रेन हो गया, ट्रेन, रेलवेज, फिर मोनोरेल हो गया, मेट्रो रेल हो गया, मोनोरेल हो गया, मेट्रो रेल हो गया। ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट में आती है, ये सब ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स है। ये लोग पैसेंजर्स को सर्विस देते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ये लोग कोई माल नहीं बेच रहे, आपको खाली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। They'll take you from one place to another place and charge you for that. That's it. They are not selling you any goods or products. They are providing you service. सही है। तो ये हो गया सर ट्रांसपोर्ट को लगता है ना। उसके बाद हमारे पास कुछ सप्लाई सर्विसेज होती है, कुछ सप्लाई सर्विसेज भी होती है। सप्लाई सर्विसेज में क्या आता है सर? ब्रॉडली गैस सर्विस हो गया, वाटर सर्विस हो गया, गैस हो गया, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ये सब भी हमको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये सब भी हमको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये चैप्टर कौन कौन यूज़ कर रहा है वो बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, एसी हो गया, ट्यूबलाइट, फैंस, तो वो लोग कॉस्ट शीट बना सकते हैं। कॉस्ट शीट का मतलब क्या होता है सर? कॉस्ट शीट का मतलब कुछ नहीं होता, जितना कॉस्ट आपको लग रहा है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो सबको ऐड करते जाओ, टोटल कर लोगे तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा उस प्रोडक्ट को बनाने का। वैसे ही हमको यहाँ पर करना है कि सर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जितना खर्चा हो रहा है वो सबको ऐड करते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, सो ट्रांसपोर्ट वाले ये यूज़ करते हैं, सप्लाई वाले ये यूज़ करते हैं। बहुत सारी वेलफेयर अंडरटेकिंग्स होते हैं, वेलफेयर अंडरटेकिंग्स होते हैं सर। वेलफेयर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? वेलफेयर में जैसे आपका हेल्थ आ गया,
हॉस्पिटल्स आ गए, है ना, हॉस्पिटल्स आ गए, उसके बाद स्कूल कॉलेजेस आ गए जिसको हम एजुकेशन बोलते हैं, एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, होटल्स हो गया। कौन सा होटल सर? जहाँ पर हम लोग रहने के लिए जाते हैं पिकनिक्स में, वो रहने वाले होटल्स हो गए। जैसे सिनेमा हॉल्स है, सिनेमा हॉल्स है, जैसे लाइब्रेरी है ना। ये सारी चीज़ों पे आप कुछ सामान थोड़ी ना खरीदते हो। ये सब लोग अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और भी सर, जैसे बैंक कंपनीज हो गई, जैसे ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अलावा कौन हो सकता है सर? बैंक्स होती है, इंश्योरेंस कंपनीज होती है, वो लोग भी तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लोग भी तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर्विस कॉस्टिंग किनको एप्लीकेबल है? ये पूरा जो मेथड है, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी इधर आपको मैंने बताया कि कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट। तो अगर ये मेथड है, कॉस्ट निकालने का मेथड है, तो कोई तो फॉलो करता होगा इसको। तो कौन फॉलो करता है इसको? इसको वो लोग फॉलो करते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो दिस मेथड इज फॉलोड बाय ऑल ऑफ देम। सही है? ये मेथड कौन फॉलो करता है? ये मेथड यही सारे लोग फॉलो करते हैं जो सप्लाई देने का काम, जो सर्विस देने का काम करते हैं। एज फार एज अपना सिलेबस इज कंसर्न, तो भाई अपने पास टैक्सी वाले सम्स होते हैं, हमें ये देखना है कि टैक्सी का कॉस्ट कैसे निकलता है। बस का होता है, टैक्सी हो गया, बस हो गया। अच्छा, एक और रह गया सर, बस के आगे लिख देता हूँ, ट्रक्स हो गए ना। ट्रक्स भी तो आते हैं कि नहीं सर एप्लीकेशन में? ट्रक्स भी तो ट्रांसपोर्ट है, ट्रक बोल दो, लॉरी बोल दो, है ना। ट्रक लॉरी हो गए, ट्रक के भी समझ आएंगे हमारे पास। और यहाँ पर हम कुछ हॉस्पिटल के क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ होटल्स के क्वेश्चन। सब नहीं करना है, इतना सारा नहीं स्टडी करना है। ये तो खाली आपको बताने के लिए था कि अगर ये मेथड है तो कोई तो उसको यूज करता होगा। तो ये सारी अंडरटेकिंग्स अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करती है। और क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करती है तो ये कहीं ना कहीं सर्विस कॉस्टिंग वाला मेथड अपने यहाँ पे फॉलो करती है टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस टू कस्टमर्स, एंड अकॉर्डिंगली हम उनसे पैसे चार्ज करते हैं। ओके, तो ब्रॉडली आपको समझ आ गया कि चैप्टर में करना क्या है? कुछ नहीं है। अच्छा, पहली बात, ये हर अटेम्प्ट में पूछा गया है, फॉर 8 मार्क्स पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5A, ऑल अटेम्प्ट्स इट हैज कम। सर, जून 17, दिसंबर 17, जून 18 एंड दिसंबर 18, 4 अटेम्प्ट। पिछले टोटल कितने अटेम्प्ट हुए? 6। 4 अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने आपसे ट्रांसपोर्ट वाले क्वेश्चंस पूछे। सही है? जून 19 एंड दिसंबर 19, जून 19 एंड दिसंबर 19 में आपको यहाँ पर होटल वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हम तो सारा कुछ कवर करेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये ट्रांसपोर्ट वाली चीज़ क्या होती है। उसके पहले थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन, ठीक है? यहाँ तक ये बात समझ आ गई कि सर्विस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ व्हाट? प्रोवाइडिंग और ऑपरेटिंग अ सर्विस, एंड दिस मेथड इज फॉलोड बाय ऑल दीज कंसर्न्स, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो PDF है उसमें ये सारा कुछ इंट्रोडक्शन टाइप करके दिया हुआ है, आप उसको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें। लेट अस गो अहेड, लेट अस गो अहेड, चलते हैं सर। ये चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले 2 बात चीज़ें समझ जाओ कि आपको यहाँ पर करना क्या है। हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे हैं सर? हम लोग कर रहे हैं सर्विस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग। अब तक कॉस्टिंग के अंदर आपने जितना कुछ सीख रखा होगा, जितना भी कुछ सीख रखा होगा, वो होगा कहीं ना कहीं बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट्स, बेस्ड ऑन योर गुड्स, बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट्स और बेस्ड ऑन योर गुड्स। मतलब कॉस्टिंग के अंदर आपने जितने टॉपिक्स अब तक सीखे, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्रोसेस हो गया, कॉस्ट शीट हो गया, ये सारी जो मेथड्स है, ये कहीं ना कहीं गुड्स के कॉस्ट का कैलकुलेशन बताती है।
गुड्स के कॉस्ट का कैलकुलेशन। सर क्या होता है गुड्स कॉस्ट? कॉस्ट ये बताओ आप कौन से कॉस्ट की बात कर रहे हो? लेट अस से फॉर एग्जांपल कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट, क्या आपने जिंदगी में कभी कॉस्ट शीट बना रखा होगा? बहुत सारी बार बनाया होगा कॉस्ट शीट। क्या होता है सर कॉस्ट शीट के अंदर, अगर हल्का हल्का भी फॉर्मेट आपको याद है तो कॉस्ट शीट के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें लेते हैं? हम लोग लेते हैं सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, है ना। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के बाद आता है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर के बाद आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब आप इन तीनों को ऐड कर देते हो तो आपको आता है प्राइम कॉस्ट। उसके बाद आप इसमें ऐड कर देते हो फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडजस्टिंग द स्टॉक्स ऑफ WIP, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। वो इतना डिटेल में नहीं जा रहा, खाली फॉर्मेट आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो आपको यहाँ से मिलता है फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको आप वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हो। उसके बाद आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स लेते हो तो आपको मिल जाता है फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देन हम लोग फिनिश गुड के स्टॉक्स को एडजस्ट करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, है ना। तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलता था। इसमें फिर हम ऐड करते थे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट मिलता था। इसमें ऐड करते थे प्रॉफिट, तो लास्ट में जाके हमको मिलता था सेल्स, है ना। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट कॉस्ट फॉर व्हाट? फॉर गुड्स और प्रोडक्ट्स। यहाँ पर भी सेम काम ही करना है, यहाँ पर भी आपको यही चीज़ करनी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यही चीज़ आपको अभी किसके लिए करनी है? सर्विस के लिए। यही चीज़ आपको किसके लिए करनी है? सर्विस के लिए करनी है। और कॉस्ट शीट जब आप करते थे तो आपको याद होगा कि आप यहाँ पर एक रुपीज़ का भी कॉलम बनाते हो और पर यूनिट का भी कॉलम बनाते हो, है ना। रुपीज़ का भी कॉलम होता है, पर यूनिट का भी कॉलम होता है। पर यूनिट मतलब बेसिकली कॉस्ट पर यूनिट। पर यूनिट मतलब बेसिकली क्या? कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हो? जो भी ये अमाउंट्स है, जो भी इनके अमाउंट्स है, क्या उन अमाउंट्स को आप डिवाइड कर देते थे क्वांटिटी से, तो अब जाके आपको मिलता था कॉस्ट पर यूनिट। ऐसे होता है ना, अमाउंट को जब क्वांटिटी से हम डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है कॉस्ट पर यूनिट। हमको मिलता है कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पर भी आपको यही चीज़ कैलकुलेट करनी है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि किसके लिए करनी है? सर्विस के लिए। किसके लिए करनी है? सर्विस के लिए। उसको हम बोलते हैं सर्विस कॉस्ट यूनिट। यहाँ पर भी आपको क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है सर्विस कॉस्ट यूनिट। अगर आपको ये सर्विस कॉस्ट यूनिट समझ में आ गया कि ये कैसे कैलकुलेट होता है सर, इसके फंडे क्या है, तो समझ लो कि चैप्टर मोटा मोटी खत्म। कॉस्ट कैलकुलेट करने में क्या है? कुछ नहीं, जितना खर्चा दिया होगा सबको ऐड कर देना, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कैलकुलेशन होगा। आप बस ये समझ लो कि सर्विस कॉस्ट यूनिट क्या होता है। पहली बात, द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटिंग द कॉस्ट एंड CPU फॉर गुड्स एंड डूइंग द सेम थिंग फॉर सर्विस। पहला डिफरेंस ये होता है कि गुड्स में अपने पास डायरेक्ट मटेरियल होते हैं, सर्विस में अपने पास कुछ मटेरियल नहीं होता। सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मटेरियल इतना मैटर नहीं करता, गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल बहुत मैटर करता है ना। इसके लिए तो डायरेक्ट मटेरियल पहले लिखा हुआ है। सेकेंड डिफरेंस, अभी बताया इसके पहले कि सर्विस एक इंटैंजिबल चीज़ होती है, तो वो दिखती नहीं, और दिखती नहीं तो आपके पास इसकी इन्वेंट्री भी नहीं होगी, देयर इज नो इन्वेंट्री। फर्स्ट डिफरेंस, मटेरियल्स नहीं होते या कम होते हैं एज कंपेयर टू गुड्स। दूसरी, क्योंकि ये इंटैंजिबल है, अपने पास इसकी इन्वेंट्री नहीं होती। और तीसरी सबसे मेन डिफरेंस वाली पॉइंट ये है कि सर यहाँ पर जब आप लोग कॉस्ट पर यूनिट निकालते हो ना, तो यहाँ पर एक ही यूनिट होता है, सिंपल यूनिट होता है बस। मतलब क्या होता है सर? सिंपल यूनिट का क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी है, जितना माल बनाया या जितना माल बेचा, यही आपके क्वांटिटी होती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन जब यहाँ पर हम लोग सर्विस कॉस्ट यूनिट को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल यूनिट्स भी होते हैं, यहाँ पर हमारे पास सिंपल यूनिट्स भी होते हैं, और यहाँ पर हमारे पास कुछ कंपोजिट यूनिट्स भी होते हैं। सिंपल यूनिट्स भी होएगा और कंपोजिट यूनिट भी होएगा। ये समझ जाओ क्या होता है। सर्विस कॉस्ट यूनिट बता रहा हूँ मैं आपको। सर्विस कॉस्ट यूनिट दो तरह के होते हैं।
पहला क्या होता है सर, या तो सिंपल नहीं तो क्या कंपोजिट। कंपोजिट यूनिट खाली यहीं पर होते हैं सर्विस कॉस्टिंग में, और कहीं पर कंपोजिट नहीं यूज होता। नॉर्मली प्रोडक्ट के कॉस्ट में खाली कौन सा यूज होता है सर, सिंपल यूनिट। और सिंपल यूनिट उधर क्या होता है, क्वांटिटी। बात समझ में आती है? इधर देखेंगे सर, सर्विस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में सिंपल यूनिट का मतलब क्या होता है। अच्छा, इसके पहले मैंने आपको इधर एप्लीकेशंस बताए थे, जैसे ट्रांसपोर्ट वाले करते हैं, वेलफेयर वाले करते हैं, है ना, बैंक्स इंश्योरेंस कंपनीज करती है, सप्लाई सर्विसेज करते हैं। तो उनमें से एक एग्जांपल लेते थे टैक्सी या ऑटो। टैक्सी नहीं तो फिर ऑटो। क्या आप लोग जिंदगी में कभी टैक्सी में बैठे हो? क्या आप लोग जिंदगी में कभी टैक्सी में बैठे हो? ये टैक्सी वाला या ऑटो वाला आपसे कैसे पैसे चार्ज करता है बताओ? क्या टैक्सी और ऑटो वाला आपसे मीटर के हिसाब से पैसा करता है? मतलब मीटर में रीडिंग जितना है उस हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। मीटर देख के पैसा देते हो ना। लेकिन ये जो मीटर है ये चलता कैसे है? तो ये जो टैक्सी वाले होते हैं उनका एक फेयर फिक्स्ड होता है। उनका एक फेयर क्या होता है बताओ? फिक्स्ड। कि भाई आप इतना किलोमीटर जाओगे तो पर किलोमीटर आपको इतना चार्ज लगेगा, पर किलोमीटर आपको इतना चार्ज लगेगा। और जितना आगे जाते जाओगे किलोमीटर्स बढ़ते जाएंगे, किलोमीटर बढ़ते जाएंगे तो मीटर में अमाउंट्स भी बढ़ते रहेगा। टैक्सी वाले ऐसे पैसे लेते हैं, ऑटो वाले ऐसे पैसे लेते हैं, सीधी सी बात है। अब समझ लो टैक्सी में 4 लोग बैठ सकते हैं और ऑटो में 3 लोग बैठ सकते हैं। तो अगर हम 4 लोग या हम 3 लोग एक टैक्सी करके एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो टैक्सी वाला हमसे कैसे पैसे लेगा? बोलो, किलोमीटर के हिसाब से। क्या आपको मालूम है टैक्सी ऑटो वाला अपने से कैसे पैसे लेता है? किलोमीटर के हिसाब से पैसे लेता है। मान के चलो कि वो लोग ने फिक्स किया है कि 25 रुपीज़ पर किलोमीटर लेना है। कैसे पैसे लेने बताओ? 25 रुपीज़ पर किलोमीटर पैसा लेना है। तो अभी आप अकेले जाओ तो भी 25 रुपीज़ लगेगा, सही है। अगर आप 2 जन जाओ तो भी 25 रुपया रेट लगेगा, 3 जन 4 जन जाओ, कितने भी जन। लेकिन ये 25 रुपीज़ फिक्स्ड हो गया ना। टैक्सी वाले को नंबर ऑफ पैसेंजर्स और ऑटो वाले को नंबर ऑफ पैसेंजर्स मैटर नहीं करते। उसको बस एक चीज़ मैटर करती है, क्या? कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसकी टैक्सी कितना किलोमीटर चली, उस हिसाब से वो आपसे पैसे लेता है। तो टैक्सी का जो फेयर होता है, टैक्सी का जो फेयर होता है उसमें एक ही यूनिट होता है। उसमें टैक्सी का जो फेयर होता है उसमें एक ही यूनिट होता है। कौन सी यूनिट होती है सर? वहाँ पे होता है हमारे पास रुपी पर किलोमीटर। सिंपल यूनिट, एक ही किलोमीटर। अगर हम लोग मार्केट में ये मार्कर लेने जाते हैं तो ये मार्कर कैसे मिलती है? एक मार्कर, 2, 3, 4 ऐसे मिलेंगी ना। मतलब यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है? क्वांटिटी। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है? क्वांटिटी। तो जो ये 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर है, ये जो एलिमेंट है, यही एलिमेंट सर्विस में टैक्सी के केस में किलोमीटर हो जाता है। वो किलोमीटर दे रहा है आपको। आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, जितना पैसा हो रहा किलोमीटर के हिसाब से पे कर देना है। सिंपल। जैसे पर मार्कर या पर पेन या पर बुक आप पैसा देते हो, वैसे ही यहाँ पर किलोमीटर पैसा देना है। अगर कैंटीन की बात करें या रेस्टोरेंट्स की बात करें तो कैंटीन वाला अपने से कैसे पैसे लेता होगा? क्या कैंटीन वाला आपसे पैसा लेता है पर आइटम या पर मील, जो भी आप खाते हो ऐसे पैसा लेता है ना? या तो पर आइटम दे दो या तो पर मील दे दो। सिंपल। टैक्सी वाला कैसे पैसे ले रहा है? किलोमीटर के हिसाब से ले रहा है ना, किलोमीटर के हिसाब से ले रहा है। फिर कैंटीन वाला कैसे ले रहा है? आइटम के हिसाब से ले रहा है। ये सब सिंपल यूनिट्स हैं। ये सब क्या है बताओ? सिंपल यूनिट्स हैं। सर कंपोजिट यूनिट का मतलब क्या होता है? कंपोजिट यूनिट का मतलब ये होता है इट कंसिस्ट्स ऑफ more than one simple unit. more than one simple unit होता है। इसमें एक ही यूनिट होता है, इसमें एक से ज़्यादा होता है, इसके लिए उसको कंपोजिट बोलते हैं।
एग्जाम्पल दिखाओ सर, क्या होता है कंपोजिट यूनिट का मतलब क्या होता है? जैसे सिनेमा हॉल, थिएटर। ये जो थिएटर वाले होते हैं, आप पिक्चर देखने गए हो क्या कभी? यस सर, पिक्चर देखने गए हैं। मान के चलो कि आप जो थिएटर में पिक्चर देखने जा रहे हो, जो शो देखने जा रहे हो, उस थिएटर के लिए वो शो रन करने का जो कॉस्ट है ना, वो कॉस्ट 1 लाख रुपये है। 1 लाख रुपया क्या है? इट इज द कॉस्ट टू रन दैट शो, दैट मूवी शो। एक शो चलाने का खर्चा कितना बताओ? 1 लाख। और सिनेमा हॉल थिएटर वाले चाहते हैं कि इस पर हम लोग 50,000 रुपया प्रॉफिट कमाएं। इस पर हम 50,000 रुपया क्या कमाएं? प्रॉफिट कमाएं उस शो से। तो आपको नहीं लगता थिएटर को 1,50,000 रुपया उस शो के लिए कलेक्ट करना पड़ेगा? उस शो के लिए कलेक्ट करना पड़ेगा, सही है? तो आप जब पिक्चर देखने जाते हो तो आप टिकट की लाइन में पहले ही खड़े हो, तो आप जैसे ही थिएटर वाले को बोलते हो टिकट दे, क्या वो आपसे 1,50,000 रुपीज लेगा? आप 1,50,000 दोगे क्या? बोलो, आप 1,50,000 रुपीज दोगे क्या? आप शो देखने जा रहे हो, शो से थिएटर को कितना कलेक्ट करना है? 1,50,000। क्या आप 1,50,000 अकेले पे करोगे क्योंकि आप पहले चले गए थे? नहीं। तो कैसे कैलकुलेशंस होते हैं इसके? कैसे कैलकुलेशन होते हैं कि आपके साथ वो शो में जितने भी और लोग होंगे देखने के लिए, क्या आपको नहीं लगता 1,50,000 उन सब लोग से थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करना पड़ेगा थिएटर को? जितनी हॉल के अंदर सीट्स है, सीट्स, तो जितनी सीट से हर जन से लेना ना, आप थोड़ी पूरे शो का पैसा पे करोगे। आप तो खाली 1 सीट का, 2 सीट का, 3 सीट का, जितना सीट आपको चाहिए आप उतना पैसा पे करोगे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? ये जो थिएटर वाले होते हैं, ये आपसे कैसे पैसे लेते हैं? वो लेते हैं पर शो एंड पर सीट। पर शो हो गया तो आप जाकर पूरा पैसा दोगे क्या? नहीं। तो पर सीट देना भी इंपॉर्टेंट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो कंपोजिट का मतलब क्या होता है? सिनेमा हॉल थिएटर कैसा पैसा ले रहा है? इट इज रुपी पर शो पर सीट। इट इज रुपीज पर शो पर सीट। तो अभी यहां पे शो भी आ गया, सीट भी आ गया, 2 यूनिट हो गए ना, तो वो कंपोजिट है। ये जो मार्कर है, ये बाजार में कैसे बिकता है? 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3, 4, 5। और कोई बेसिस है क्या मार्कर को सेल परचेज करने का? नहीं सर, यही होता है क्वांटिटी। इसके लिए बोल रहा हूँ, ये जो प्रोडक्ट होता है वहां पे जो कॉस्ट यूनिट होते हैं ये सिंपल होते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? लेकिन जो सर्विस होता है उसमें या तो सिंपल होंगे या तो कंपोजिट होंगे। सिंपल मतलब एक ही बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, कंपोजिट मतलब मोर देन 1 सिंपल यूनिट कैलकुलेशन। तो ये जो थिएटर वाला आपसे कैसे पैसे ले रहा है बताओ? पर शो भी ले रहा है और पर सीट भी पैसा ले रहा है। आप अकेले नहीं ना बेयर करोगे पूरे शो का पैसा, तो जितनी सीट्स है वो सब में डिवाइड होगा। दिस इज कॉल्ड कंपोजिट। मूविंग अहेड, एक और एग्जांपल दिखाओ सर। जैसे मान के चलो कोचिंग क्लासेस वाले हैं, तो ये जो कोचिंग क्लासेस वाले हैं वो आपसे कैसे पैसे लेते हैं? क्या वो आपसे पर ग्रुप पैसा लेते हैं? इट इज रुपी पर ग्रुप, है ना? मतलब एक ग्रुप के लेक्चर चलाने का जितना खर्चा आता है, क्या आप अकेले बेयर करोगे? नहीं। आपके साथ जितने बच्चे और पढ़ रहे हैं वो लोग भी तो बेयर करेंगे ना उसको। तो पर ग्रुप एंड पर स्टूडेंट, पर ग्रुप एंड पर स्टूडेंट। ग्रुप मतलब ग्रुप 1 के लेक्चर्स, ग्रुप 2 के लेक्चर्स, ग्रुप 3 के, ऐसे बैच बोलो, कुछ भी बोलो। तो जो कोचिंग क्लासेस वाले देते हैं वो आपसे कैसे पैसे लेते हैं? ग्रुप भी देते हैं, स्टूडेंट भी देते हैं। अगेन मोर देन 1 सिंपल यूनिट, कंपोजिट। जैसे बस हो गया, बस मुंबई में चलती है ना BST बस, तो ये जो बस वाले ये कैसे पैसे लेते हैं आपसे? ये कैसे पैसे लेते हैं आपसे? मान के चलो कि बस को चलाने का खर्चा, सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, बस को चलाने का खर्चा एक जगह से दूसरी जगह 10,000 रुपया हो रहा है, और उस पर
बीएसटी को कमाने हैं, उस पर बीएसटी को कमाने 10,000 रुपए और, तो बीएसटी को कितना पैसा कलेक्ट करना पड़ेगा? बीएसटी को 20,000 रुपया कलेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं? और आप उस बस में पहले चले गए, आप कंडक्टर को 20,000 रुपया दे दोगे क्या? बोलो, बेस्ट को कलेक्ट करना है ना 20,000, तो आप कंडक्टर को 20,000 रुपया दे दोगे क्या? नहीं, आप क्या बोलोगे? 20,000 सब में डिवाइड करो। उस बस में जितने भी कौन है बताओ ना, जितने भी दूसरे पैसेंजर्स हैं उनसे भी तो पैसे लेने पड़ेंगे ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो ये जो बीएसटी वाले, जो बस वाले होते हैं, वो कैसे पैसा लेते हैं सर? वो कैसे पैसे लेते हैं बताओ? वो लेते हैं रुपी पर किलोमीटर पर पैसेंजर, पर किलोमीटर पर पैसेंजर, अगेन किलोमीटर पैसेंजर, मोर देन वन सिंपल यूनिट, तो हो गए ना कंपोजिट। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? जैसे ट्रक वाले हो गए, ट्रांसपोर्ट वाले, ट्रक्स, वो भी आपसे कैसे पैसे लेते हैं? सेम, रुपी पर किलोमीटर, लेकिन वहां पे थोड़ी ना पैसेंजर होते। टेम्पो में, ट्रक में पैसेंजर नहीं जाता, उसमें सामान होता है, और सामान का आपने कभी कुरियर या पोस्ट किया है क्या? अगर मेरे को ये डॉक्यूमेंट एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो मैं इसको कुरियर करूंगा या पोस्ट करूंगा। तो आप जब इस पार्सल को कुरियर ऑफिस या पोस्ट ऑफिस में लेके जाते हो, वो लोग क्या करते हैं? स्टिकर विकर लगाते हैं, स्टैंप वैम्प लगाते हैं, उसके बाद इसका वजन करते हैं, क्योंकि अपने इधर कार्गो इंडस्ट्री वजन पे चलता है ना। तो यहाँ पर आपसे लिया जाएगा रुपी पर किलोमीटर पर टन, 1000 किलो, या तो पर क्विंटल 100 किलो, डिपेंड्स, पर टन, पर क्विंटल, किलोमीटर भी देखना है, टन भी देखना है, नहीं तो क्विंटल भी देखना है। मान के चलो कि मेरे को ये डॉक्यूमेंट भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, तो मैंने कुरियर वाले को हायर किया, वो बोलता है ट्रक का पैसा इतना होता है, तो मैं अकेला बेयर करूं कि मेरे ट्रक में दूसरे लोग का भी सामान जा रहा है? अगर दूसरे लोग का भी सामान जा रहा है तो सब लोग बेयर करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा, डिपेंडिंग वो लोग के गुड्स का या कंसाइनमेंट का कितना वेट है। मैं उतना बेयर करूंगा जितना मेरा वेट है, मेरे गुड्स का वेट है, मेरे कंसाइनमेंट का वेट है, मैं उतना बेयर करूंगा। बस में भी तो यही था ना, आप अपना सीट का बेयर करोगे, थिएटर में भी यही था, आप अपने सीट का बेयर करोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आगे जाके देखेंगे कि ये कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि कंपोजिट यूनिट क्या होता है। कंपोजिट यूनिट क्या होता है? आप जब मार्केट में पेन लेने जाते हो, पेंसिल लेने जाते हो, स्केल लेने जाते हो, वो 1 2 3 ऐसे ही मिलता है ना, 1 डजन 2 डजन, 1 बॉक्स 2 बॉक्स, बट ऑल दैट थिंग्स आर सिंपल क्वांटिटी, बस, और कुछ नहीं होता गुड्स में। लेकिन सर्विस में सिंपल भी होता है और कंपाउंड भी होता है, कंपोजिट भी होता है। कंपोजिट का मतलब क्या होता है सर? मोर देन वन सिंपल यूनिट। जैसे हॉस्पिटल्स वाले होते हैं सर, हॉस्पिटल्स, आपको मालूम है हॉस्पिटल वाले कैसे पैसे लेते हैं? हॉस्पिटल वाले कैसे पैसे लेते हैं मालूम है आपको? वो लेते हैं रुपी पर डे पर बेड, वो लेते हैं रुपी पर डे पर बेड, अगेन डे एंड बेड, 2 सिंपल यूनिट हो गए। होटल वाले जो होते हैं, होटल्स, होटल वाले मालूम है कैसे पैसे लेते हैं? वो लेते हैं रुपी पर डे पर रूम या पर नाइट पर रूम। तो यहाँ पे डे नाइट एक और रूम दूसरा, सही है, कंपोजिट यूनिट हो गई। ये सब कंपोजिट यूनिट है, यहाँ पे मोर देन वन सिंपल यूनिट आएगा। अगर ये सिंपल होता तो वो जो बर्डन होता है कॉस्ट का वो पहले बंदे पे ही आता है, बट दैट्स रॉन्ग, सब लोग बेयर करेंगे ना। मान के चलो आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और आप अकेले पेशेंट हो हॉस्पिटल में, तो क्या आप उस हॉस्पिटल का सारा खर्चा खुद बेयर कर लोगे? ऐसा नहीं होता। अगर आप होटल में कहीं पिकनिक पे रहने जाते हो, आप अकेले हो जो वहाँ पर रूम ऑक्यूपाई करके रखा है, तो क्या पूरे रूम का पैसा, पूरे होटल का पैसा आप बेयर करोगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए यहाँ पर हमें कंपोजिट यूनिट्स अप्लाई करने होते हैं। जैसे बैंक्स होते हैं सर, बैंक्स, क्या आपने बैंक में कभी एटीएम यूज किया है?
ये जो बैंक होता है ये आपको एटीएम सर्विस प्रोवाइड करता है कि नहीं? तो बैंक वाला आपसे चार्ज मारता है। कैसे चार्ज मारता है? महीने के 3 ट्रांजैक्शंस अलाउड होते हैं, उसके बाद अगर आप और उसके आगे ट्रांजैक्शंस करते हो तो मान के चलो कि बैंक आपसे कुछ रुपया, मान के चलो 25 रुपीज पर ट्रांजैक्शन पैसा लेगी। तो अगेन यहाँ पर ये सिंपल यूनिट हो गया ट्रांजैक्शन के। आप 2 ट्रांजैक्शन करोगे तो 2 बार पैसा देना पड़ेगा। 3 के बियॉन्ड जितनी बार ट्रांजैक्शन करोगे उतनी बार पैसा देना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन सिंपल। यू अंडरस्टैंडिंग? कॉस्ट यूनिट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक के लिए। सर्विस कॉस्ट के यूनिट्स को समझना, सर्विस कॉस्ट के यूनिट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि सर प्रोडक्ट कॉस्टिंग के अंदर जो कॉस्ट यूनिट्स होते हैं वो कॉस्ट यूनिट सिंपल होते हैं। सिंपल मतलब क्या सर? क्वांटिटी, दैट्स इट। कैलकुलेटर, 1 कैलकुलेटर मिलेगा, 2 कैलकुलेटर मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 2 डजन, 3 डजन, 5 डजन, 10 बॉक्स, ऑल दैट इज क्वांटिटी विच इज सिंपल। बट as far as your services are concerned, तो जो सर्विस के कॉस्ट यूनिट्स होते हैं वो सिंपल, कंपोजिट दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। डिपेंड आपका अंडरटेकिंग, आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपकी एंटिटी किस तरह का बिजनेस करती है। जैसे ओला उबर हो गए, क्या ओला उबर भी आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं? यस। अब वो लोग कैसे पैसे लेते होंगे आपसे? सिंपल यूनिट में लेते या कंपोजिट यूनिट में लेते? बताओ। डिपेंड करता है उनका बिजनेस क्या है। आपको मालूम है, एक होता है उबर गो और एक होता है उबर पूल। उबर गो में क्या होता है सर? उबर गो में एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, आप चाहे 4 लोग जाओ या 1 जाओ, आपको उतना ही पैसा पे करना है। लेकिन उबर पूल में ऐसा नहीं होता। उबर पूल शेयरिंग बेसिस पे होता है, जैसे शेयर ऑटो, शेयर टैक्सी होता है, वैसे उबर पूल होता है। तो अगर हम नॉर्मल टैक्सी की बात करें, नॉर्मल ओला उबर की बात करें, तो वो लोग आपसे किलोमीटर के हिसाब से पैसा लेते हैं। बट अगर वही चीज़ वो लोग शेयरिंग बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ आती है पर किलोमीटर का, पर पैसेंजर? बोलो ना, आती है ना? अगर आप शेयर कर रहे हो तो सारे लोग शेयर करेंगे उसमें। आर यू अंडरस्टैंडिंग? थोड़ा समझ में आया क्या? अभी तो चैप्टर के अंदर आप लोग गए भी नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये चैप्टर अगर आपको समझना है, ये चैप्टर अगर आपको समझना है तो आपको ये समझना होगा कि सर्विस की कॉस्ट यूनिट क्या होती है। तो सर्विस की कॉस्ट यूनिट ये होती है, डिपेंड करता है हम कौन से अंडरटेकिंग का बात कर रहे हैं। ठीक, सो मैं डिफरेंस बता रहा था सर, प्रोडक्ट और सर्विस कॉस्टिंग के क्या डिफरेंस होते हैं। पहला डिफरेंस, यहाँ पे मटेरियल होता है, यहाँ पे मटेरियल नहीं होता। दूसरा डिफरेंस क्या बताया था मैंने आपको कि सर्विस इंटेंजिबल होता है तो यहाँ पे स्टॉक्स नहीं होते। और तीसरा ये यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट वाला, सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो प्रोडक्ट होता है उसमें सिंपल होते हैं, हमेशा सिंपल कॉस्ट यूनिट होता है। क्वांटिटी बोल दो, लीटर बोल दो, पाउंड्स बोल दो, किलो बोल दो, दैट्स इट, नथिंग बियॉन्ड दैट। अगर आप पेट्रोल लेने जाते हो तो पेट्रोल कैसे बिकता है? पर लीटर बोल दो। पानी का बोतल लोगे पर लीटर मिलेगा, मार्कर पेन्स बोलोगे पर यूनिट मिलेगा, सब्जी लोगे पर किलो मिलेगा, पर टन मिलेगा, पर क्विंटल मिलेगा, वो सब गुड्स है। तो गुड्स में सिंपल यूनिट्स होते हैं, क्वांटिटी, बस क्वांटिफाई करके छोड़ दो। यहाँ पर क्वांटिटी की डेफिनेशन अलग है। यहाँ पे क्वांटिटी क्या होता है सर? क्वांटिटी सिंपल नहीं तो कंपोजिट होता है। सिंपल ये जो मैंने किया, इसका अगर एक 10 सेकंड का समरी बनाना हो तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल डिफरेंस ये है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट निकालना चाहते हो, तो जो भी आपका टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ऑफ लेट अस से मैन्युफैक्चरिंग या तो टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज। इन केस यू आर मैन्युफैक्चरर देन मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप ट्रेडर हो तो whatever is your total cost of purchase, you divide it by the quantity। क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया टोटल कॉस्ट को, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? कॉस्ट पर यूनिट। इन द सेम वे अगर मेरे को किसी भी
अगर मेरे को यहाँ पे किसी भी सर्विस की कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो यही फॉर्मूला यूज होगी। क्या सर? दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस डिवाइडेड बाय व्हाट? क्वांटिटी? क्या नहीं, कॉस्ट यूनिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट। सर कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है? इन्हीं में से कुछ होगा, इन्हीं में से कुछ होगा ना। टैक्सी का कर रहे हो, अगर ये टैक्सी का कर रहे हो तो ये डिवाइड किससे होगा बताओ? टैक्सी का कर रहे हो किससे डिवाइड करोगे? जल्दी जल्दी बताओ। अगर मेरे को टैक्सी का पर किलोमीटर निकालना है तो किलोमीटर से डिवाइड होगा। अगर बैंक एटीएम का निकालना है तो ट्रांजैक्शन से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे क्वांटिटी से डिवाइड होता है, यहाँ पे किलोमीटर से डिवाइड होगा या ट्रांजैक्शन से डिवाइड होगा। अगर यही चीज मेरे को थिएटर के लिए निकालनी है, थिएटर के लिए, तो शो और सीट से डिवाइड होगा। अगर मेरे को यही चीज बेस्ट बस के लिए निकालनी है तो पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से होगा। ट्रक के लिए निकालनी है तो टन और किलोमीटर के हिसाब से होगा। हॉस्पिटल होटल के लिए निकालनी है तो बेड डे, नहीं तो रूम नाइट डे, जो भी अगर हमने कॉस्ट यूनिट लिया वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आता है। काम वही करना है, सर्विस कॉस्टिंग अलग नहीं है, काम वही करना है। बस यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी को हम लोग इस तरह से यहाँ पर डिनोट करते हैं। Do you understand? Do you understand what do you mean by simple unit? What do you mean by composite unit? Composite क्यों होता है सर? ये सब के रीजन समझ आए कि ये दो क्यों हुए? क्योंकि अगर ये दो नहीं होते तो एक ही जन पे बर्डन आ जाता है। ऐसे नहीं होता ना, कॉस्ट में जितना भी कॉस्ट होता है सब लोग बेयर करते हैं। Do you understand this? ये बेसिकली अपना सर्विस कॉस्टिंग है। अगर आपको ये कॉस्ट सर्विस कॉस्ट यूनिट समझ आ गया तो बस अभी आपको खाली ये समझना है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। कॉस्ट, अरे इधर देखिए, वापस बोलो क्या करना है अपने को? वट एवर इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस यू डिवाइडेड बाय द कॉस्ट यूनिट। एम्फेसिस किस में सर? कॉस्ट यूनिट की कैलकुलेशन पे। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। बट कुछ नहीं करना, जितना खर्चा दिया है सबको क्या करो? सबको क्या कर दो? ऐड, सबको ऐड कर दो। एग्जाम्पल ले लो सर, क्या बोल रहे हो हमको नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं। जैसे हम बैंक की एटीएम की बात करते हैं, क्या बैंक आपसे पर ट्रांजैक्शन पैसा ले रहे हैं? तो नीचे जो ट्रांजैक्शन आ गया, ऊपर क्या आएगा बताओ? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एटीएम सर्विस। अब बैंक, आप जाते हो बैंक के एटीएम में, तो एक बैंक को एटीएम चलाने का पैसा लगता है? नहीं लगता। पहला, जहां पर एटीएम है उसका रेंट। दूसरा, वहाँ पर जो एसी होते हैं और एटीएम मशीन होता है और लाइट्स होती है, वो इक्विपमेंट्स खरीद कर उस पर डिप्रिशिएशन, सही है। तीसरा, उसकी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। चौथा, वहाँ जो सिक्योरिटी वॉचमैन होता है उसका सैलरी। पांचवा, सैलरी ऑफ दोज बैंक ऑफिशियल्स जो रेगुलरली या पीरियोडिकली आके उस मशीन में कैश इनपुट करते हैं, समझ रहे हो। देन नेक्स्ट खर्चा क्या हो सकता है सर? नेट कनेक्शन का खर्चा, जो वो मशीन को नेट से सर्वर से कनेक्ट करता है उसका खर्चा। आईटी की सपोर्ट सर्विसेज लेनी होती है उसका खर्चा। तो रेंट, डिप्रिशिएशन, सैलरी, आईटी सर्विसेज एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, यू ऐड ऑल दैट। उसको ऐड करेंगे तभी तो मिल जाएगा ना ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस। उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन से, हो गया बात खत्म। हालांकि टेक्निकली ऐसे नहीं होता, बट स्टिल आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि ये ऐसे होता है। टोटल कॉस्ट कैसे निकाला? कुछ नहीं, अगर टैक्सी का कर रहे हो तो टैक्सी को चलाने का जितना खर्चा आता है, अगर किसी के पास टैक्सी, अगर आपके पास गाड़ी है तो क्या खर्चा होगा बताओ? गाड़ी का खर्चा क्या क्या होता है? पेट्रोल डीजल का खर्चा होगा, डिप्रिशिएशन लगेगा, अगर उसको किधर पार्क कर रहे हो तो पार्किंग का खर्चा लगेगा, गैरेज का रेंट लगेगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस लगेगा, इंश्योरेंस लगेगा, पीयूसी लगेगा, यही सब लगेगा ना। ये सारे खर्चों को जोड़ दो तो ये गेट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस। बाद में जाके अप्रोप्रिएटली चेक कर लेगा कि सर इसमें से कौन सी अंडरटेकिंग है, वो उसके यूनिट से उसको क्या करना है? डिवाइड। ओके, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट सर्विस कॉस्ट। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ सर्विस। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें सर्विस कॉस्ट यूनिट पे ज़्यादा फोकस करना है, टोटल कॉस्ट पे भी करना है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये इजी होता है, इसमें भी थोड़ी बहुत वर्किंग होती है, ऐसा नहीं कि वर्किंग्स नहीं होती। तो हमको दो चीज़ कैलकुलेट करनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एंड नेक्स्ट ऑल दिस थिंग्स आर टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देने का बात करना, बात समझ में आ गई पक्का। जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा है 1 लाख, तो वो 1 लाख ये था ना टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस, उस टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर दो तो आपको मिलेगा पर शो से कितना पैसा लेना है, सेल्स मान लो, हालांकि इसको सेल्स नहीं बोलते बट सेल्स मान लो। ठीक है, सो ये थे हमारे सर्विस कॉस्ट के यूनिट्स। तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि हमको सारी चीज़ें नहीं सीखनी है जितनी एप्लीकेशंस बताई, हमको ट्रांसपोर्ट सीखना है, होटल सीखना है, हॉस्पिटल सीखना है, सिर्फ बेसिक सीखना है। तो अब हम इसके बाद अभी स्टार्ट करने वाले थे सर ट्रांसपोर्ट में सर्विस कॉस्टिंग का करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए। अगर आपको ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया तो समझ लो होटल हॉस्पिटल दोनों बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अगर आपको ट्रांसपोर्ट समझ आ गया कि सर ट्रांसपोर्ट में कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दी नेक्स्ट होटल एंड हॉस्पिटल्स। ये रब करने से पहले आप बता दो अभी, अगर मैं इसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट वाली चीज़ें बताने वाला हूँ तो ट्रांसपोर्ट में कौन से सर्विस कॉस्ट यूज़ होने वाले हैं बताओ, यहाँ से बताओ, यहाँ से ट्रांसपोर्ट में कौन सा यूज़ होएगा। क्या यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में ये वाला यूनिट यूज़ हो जाएगा, है ना, टैक्सी ट्रांसपोर्ट में आता है ना, यहाँ पे बता दो क्या यहाँ पे ये वाले यूनिट्स यूज़ हो जाएंगे। ये तो बेस्ट खाली एग्जांपल दिया था, है ना, कोई भी बस हो गया, कोई भी बस हो गया, प्राइवेट बस हो गया, गवर्नमेंट बस हो गया, और यहाँ पे ट्रक्स वाला काम भी होता है, ट्रक्स बोल लो, लॉरी बोल लो, टेम्पो बोल लो। हॉस्पिटल जब आएगा तब बता दूंगा कि ये क्या होता है, होटल जाएंगे तो बता दूंगा कि ये क्या होता है, वो भी। अगर आप ये दोनों चीज़ समझ लें तो ये समझना बहुत ज़्यादा ईजी है। अंडरस्टूड? सो एज फार एज अवर ट्रांसपोर्ट इज कंसर्न, हमको ये 3 चीज़ों पे ध्यान देना है, टैक्सी के लिए, बस के लिए एंड ट्रक्स के लिए। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं सर, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग का क्या करना है सर, वो डिस्कस कर रहे हैं। और वो डिस्कस करने से पहले एक 2 मिनट और बात करनी है मुझे आपसे कि सर अच्छा ये क्या बनाया था मालूम है, ये क्या बनाया मैंने कॉस्ट। और अगर ये कॉस्ट है तो हमको अगर यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है, पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस। अगर मेरे को ये कैलकुलेट करना है तो मेरे को वापस यहाँ पे कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा। बट वो कौन सा कॉस्ट शीट होगा, वो होगा सर्विस कॉस्ट शीट। क्या होगा वो, सर्विस कॉस्ट शीट। आप चाहे ट्रांसपोर्ट वाला काम करो, होटल वाला करो, हॉस्पिटल वाला करो, थिएटर वाला करो, कोचिंग वाला करो, कुछ भी करो, सर्विस कॉस्ट शीट तो बनेगा, है ना। और ये जो सर्विस कॉस्ट शीट है, क्या होता है सर, कॉस्ट शीट में एक्सपेंसेस होते हैं। कौन से एक्सपेंसेस होते हैं सर, यहाँ पर आपके पास कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो फिक्स्ड कॉस्ट्स होंगे। सुना है ना आपने फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, और सर्विस कॉस्टिंग में हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को स्टैंडिंग चार्जेस भी बोलते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस सर्विस कॉस्ट शीट में फिक्स्ड कॉस्ट को हम ऑल्टरनेटिवली स्टैंडिंग चार्जेस भी बोलते हैं। ऐसे चार्जेस जो सर्विस ऑपरेट नहीं भी हो रही तब भी लगेंगे। अगले होते हैं हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग सर्विस कॉस्ट शीट के अंदर रनिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, जो तब लगेंगे जब सर्विस ऑपरेट होगी, या रनिंग चार्जेस बोलो। और तीसरे होते हैं सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस चार्जेस भी बोल सकते हैं। सो जितना भी खर्चा अपने पास रहेगा वो या तो फिक्स्ड होगा, या तो वेरिएबल होगा, या तो सेमी वेरिएबल होगा। और ये सेमी वेरिएबल को आपको बाइफरकेट करना है बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल। सेमी वेरिएबल क्या होता है, विच इज पार्टली फिक्स पार्टली वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का मतलब क्या होता है, विच इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। तो उसमें से जितना फिक्स्ड वाला है वो फिक्स्ड में डाल दो, जितना वेरिएबल वाला है वो वेरिएबल में डाल दो, ठीक है।
सो खर्चे होंगे या तो फिक्स्ड या तो वेरिएबल या तो सेमी वेरिएबल। स्टैंडिंग चार्जेस, रनिंग चार्जेस एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के जो भी चार्जेस होते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट फिर हमारे पास होता है डेप्रिशिएशन। हमारे पास क्या होता है बताओ? डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन आप इधर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, तो ट्रांसपोर्ट में क्या कर रहे हैं? टैक्सी आता है, बस आता है, ट्रक्स आता है, सब महंगे महंगे आते हैं। व्हीकल अगर खरीदोगे तो महंगा आएगा नहीं आएगा? तो अगर वो एसेट खरीद रहे हो तो उस पर डेप्रिशिएशन तो चार्ज करोगे ना। तो डेप्रिशिएशन कैन बी शोन इन द सर्विस कॉस्ट शीट आइदर एज अ फिक्स्ड कॉस्ट आइदर एज अ वेरिएबल कॉस्ट, मींस आइदर एज अ स्टैंडिंग चार्जेस और एज अ रनिंग चार्जेस। इट डिपेंड्स। अगर आप डेप्रिशिएशन को चार्ज कर रहे हो टाइम बेसिस पर, कौन से बेसिस पर? टाइम बेसिस पर, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट है। टाइम बेसिस मतलब आपने वो फॉर्मूला देखी है क्या? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, है ना? देखा है ना ये फॉर्मूला? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। सो यहां पर आप किससे डिवाइड कर रहे हो उसको? आप किससे डिवाइड कर रहे हो? लाइफ, which is in terms of what? Years, means it is in the time basis। एक साल का डेप्रिसिएशन, 2 महीने का, 6 महीने का, तो अगर आप टाइम बेसिस पे लगा रहे हो तो वो फिक्स्ड कॉस्ट होगा। और वो वेरिएबल कॉस्ट कब होगा? जब आप उसको एक्टिविटी के बेसिस पे लगाओ। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी बेसिस सर? एक्टिविटी बेसिस में ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, तो ट्रांसपोर्ट में एसेट क्या है बताओ? व्हीकल है, व्हीकल। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एसेट को यूज कर रहे हो तो व्हीकल यूज हो रहा है ना। यूज हो रहा है मतलब कहाँ यूज कर रहा है? चलने में। तो आपको नहीं लगता जितना किलोमीटर चलेगा उतना किलोमीटर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए? आपके पास भी गाड़ी है, मेरे पास भी गाड़ी है, मेरी गाड़ी ज़्यादा चली और आपकी गाड़ी कम चली, और हम दोनों ने वो कार या वो व्हीकल एक ही डेट को खरीदा था, एक ही डेट को 6 महीने पहले, सेम मॉडल। मैं उसको ओला उबर में यूज कर रहा हूँ, आप पर्सनल यूज कर रहे हो। अब आप मेरे को बताओ, सिंपल कॉमन सेंस है, मेरी गाड़ी अगर ओला उबर में चल रही है तो ज़्यादा यूज हुई है, आपकी पर्सनल है तो ज़्यादा यूज नहीं हुई। आपको नहीं लगता अगर भले ही 6 महीना सेम है, मॉडल भी सेम है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि हम दोनों सेम डेप्रिसिएशन चार्ज करें अपने अपने व्हीकल्स पर? मुझे ज़्यादा चार्ज करना चाहिए क्योंकि मेरी गाड़ी एज अ बोलो ना ओला उबर में टूरिस्ट की तरह चल रही है ना? तो व्हाट इज मोर अप्रोप्रिएट? मोर अप्रोप्रिएट इज चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन विच बेसिस? एक्टिविटी बेसिस। व्हाट डू मीन बाय एक्टिविटी बेसिस सर? व्हीकल के टर्म्स में किलोमीटर का बेस होता है। अगर आपके पास कोई मशीन है तो वो मशीन कितना आवर्स चला, आवर्स के हिसाब से डिवाइड करने का, दैट इज नोन एज एक्टिविटी बेसिस, है ना? तो कभी कभी हम ये भी यूज करेंगे, कभी कभी हम ये भी यूज करेंगे, तो वो डिपेंड करता है। अगर टाइम बेसिस पे लेते हो तो फिक्स कॉस्ट है, बिकॉज आप तो देख ही नहीं रहे बाद में कि गाड़ी चली नहीं चली, है ना? आपने गाड़ी समझ लो चला ही नहीं, 6 महीना हो गया, तो भी डेप्रिसिएशन तो चार्ज कर ही लोगे। और वेरिएबल रनिंग कॉस्ट कब? जब आप उसको एक्टिविटी बेसिस पे डेप्रिशिएट करो, बेस्ड ऑन किलोमीटर्स और आवर्स और एनीथिंग विच इज अप्रोप्रिएट टू योर एसेट। सो दिस इज फॉर डेप्रिशिएशन। सर्विस कॉस्ट शीट में फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल होते हैं, ठीक है? क्या होता है वो जब मैं कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बताऊंगा आपको ट्रांसपोर्ट का, तब मालूम पड़ जाएगा। डेप्रिसिएशन का दोनों हो सकता है, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड कब? जब डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन टाइम बेसिस, एंड वेरिएबल कब? जब डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन एक्टिविटी बेसिस, दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट? किलोमीटर्स और आवर्स और एनीथिंग विच इज अप्रोप्रिएट टू योर एसेट। सही है? एक और, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, जितना भी कॉस्टिंग आप पढ़ते हो, जितना भी कॉस्टिंग अपार्ट फ्रॉम सर्विस कॉस्टिंग, वहां पर इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि ये फाइनेंस कॉस्ट है। ये क्या है बताओ? फाइनेंस कॉस्ट। मतलब क्या होता है सर? मैंने एक मशीन खरीदी लोन पे, और उससे मैं ये मार्कर बना रहा हूँ या कोई भी प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है? तो वो लोन का मैं EMI भर रहा हूँ, उस पर इंटरेस्ट जा रहा है,
वो इंटरेस्ट को मैं अपनी मार्कर की कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकता। बट यहाँ पर हम सर्विस प्रोवाइड करने की बात, आपको नहीं लगता अगर आपको सर्विस प्रोवाइड करना है तो आपको पहले बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर डालना पड़ेगा, है ना? अगर आपको ट्रांसपोर्ट वाला काम करना है, आपको गाड़ी, ट्रक, ये सब महंगा आता है, बस सब महंगा आता है भाई, ये सब खरीद के पहले रखना पड़ता है आपको। अगर हमें कोई कोचिंग या सिनेमा हॉल खोलना है तो इतना बड़ा प्रीमाइसेस होना चाहिए आपके पास, होटल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, यू शुड हैव बहुत बड़ी बड़ी प्रीमाइसेस लगती है इसमें, तो सबका कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता है ना। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स को हम लोग सर्विस कॉस्ट शीट में इंक्लूड करते हैं, सर्विस कॉस्ट शीट में इंक्लूड करते हैं, बाकी गुड्स में ये नहीं चलता, ठीक है? तो सर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग किधर बताएंगे? या तो आप इसको एज ए सेपरेट आइटम ही बता दो अलग से, मतलब फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, और अलग से बता दो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, या तो फिक्स्ड कॉस्ट एज ए फिक्स्ड कॉस्ट बता दो, जैसे क्वेश्चन बोलता है। क्वेश्चन में जल्दी से इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स आता नहीं है, तो अगर आया तो आप उसको सेपरेट, नहीं तो फिक्स्ड कॉस्ट बता सकते हो, क्वेश्चन जैसे बोलेगा वैसे। और अगर कुछ नहीं बोला तो जनरली हम लोग उसको एज अ फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्लूड कर देते हैं, मतलब बाकी फिक्स्ड कॉस्ट के साथ ये इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स भी ऐड हो जाएगा। सर्विस कॉस्ट शीट का बात किया हमने, सर्विस कॉस्ट शीट में बोलो ना, सर्विस कॉस्ट शीट में फिक्स्ड कॉस्ट होता है जिसको हम क्या नाम से बुला सकते हैं? स्टैंडिंग चार्जेस। दूसरा वेरिएबल कॉस्ट होते हैं जिसको हम क्या बोल सकते हैं? रनिंग चार्जेस या रनिंग कॉस्ट। तीसरा सेमी वेरिएबल, जिसको हमको फिक्स्ड वाला पार्ट फिक्स्ड में डालना है और वेरिएबल वाला पार्ट वेरिएबल में डालना है। डेप्रिसिएशन इज आइदर अ फिक्स्ड कॉस्ट और अ वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कब? when it is charged on time basis periodically, and variable कब? when it is charged on activity basis. And interest on borrowings can be either shown as a separate item or as a fixed cost. Generally mostly हम लोग उसको कहाँ शो कर देंगे? फिक्स्ड कॉस्ट में, ठीक है? दिस इज हाउ हम लोग कॉस्ट शीट में बाइफर्केशन करेंगे। जैसे कॉस्ट शीट यहाँ पर इसके पहले जो बताई थी उसमें नहीं आता था डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, ये सारी चीज़ें लिखते हो ना लाइन बाय लाइन, वैसे यहाँ पर सर्विस कॉस्ट शीट जब आप बनाओगे तो उसका बाइफर्केशन करना है। हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जब तक क्वेश्चन नहीं बोलता कि बाइफर्केट करके बताओ, आप ऐसे ही लिस्ट बना दोगे तो भी चलेगा। एक आध दो क्वेश्चन में हम लोग उसकी लिस्ट बनाएंगे और आपको बाइफर्केशन भी करके बताऊंगा, अल्टीमेटली आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है? यू अंडरस्टूड ऑल दिस? क्या क्या बात किया हमने अब तक? अभी तक क्या क्या बात किया? मैंने सर्विस बताया, इंटेंजिबल फैसिलिटी होती है। Service costing, operating costing is a method of costing which is followed by all those undertakings. Transport, welfare, बोलो ना, supply services, बैंक, इंश्योरेंस, जो भी सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है वो सर्विस कॉस्टिंग फॉलो करता है। इंटरनल सर्विसेज, एक्सटर्नल सर्विसेज बताइए। एक्सटर्नल बेसिकली हम लोग जो कर रहे हैं वो एक्सटर्नल कर रहे हैं कि हम अपना सर्विस किसी को प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएशन बताया मैंने आपको, डिफरेंशिएशन बिटवीन हाउ वी वर डूइंग प्रोडक्ट कॉस्टिंग एंड हाउ वी आर डूइंग सर्विस कॉस्टिंग। पहला क्या बताया? मटेरियल नहीं होता, मटेरियल्स होता है नहीं तो कम होता है। नेक्स्ट, स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि इंटेंजिबल है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सर्विस कॉस्ट यूनिट, वहाँ पर प्रोडक्ट में सिंपल होता है लेकिन यहाँ पर सिंपल भी हो सकता है और कंपोजिट दोनों भी हो सकता है। फिर ये बताया मैंने आपको ये सबका समरी कि सर बेसिकली करना क्या है। एंड लास्ट हमने ये अभी डिस्कस किया कि सर्विस कॉस्ट शीट में बाइफर्केशंस कैसे शो करना है, ठीक है? तो अभी इसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्ट वाला काम करेंगे, ट्रांसपोर्ट वाला। लेकिन उससे पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम चैनल पे जाके मैं चाहता हूँ कि आप सारे लोग ये PDF डाउनलोड कर लो। प्रिंट लेना है नहीं लेना है, मोबाइल में पढ़ना है, इट्स ऑल अप टू यू। आप इसको डाउनलोड कर लो और जितनी बातें मैंने आपको यहाँ पर अभी तक डिस्कस की है वो सब इसके अंदर अच्छे से प्रिंट किया हुआ है। आई गेस एक फर्स्ट पेज पे ही सारा चीज़ कवर हो गया है। तो ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करने से पहले, ट्रांसपोर्ट इसके नेक्स्ट है, इसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करेंगे। बट ये स्टार्ट करने से पहले आप एक बार ये सब रीड कर लो, जितनी भी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस की वो यहाँ पर एज ए थियरी प्रिंट किया हुआ है, ठीक है? आप अभी के अभी जाके, मैं चाहता हूँ कि वो शीट डाउनलोड कर लो। 7-8 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसमें क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे हमें, क्योंकि अब जब हम लोग ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करेंगे तो मुझे आपको क्वेश्चंस भी स्टार्ट कराने हैं। तो जैसे मैं बोर्ड पे सॉल्व करूँगा आपको उसको कॉपी करना पड़ेगा, उसके लिए क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। तो वो शीट आप डाउनलोड कर लो और
थोड़े ही टाइम में हम लोग फिर थोड़े ही टाइम में नेक्स्ट अभी 2-5 मिनट में हम लोग फिर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, गो टू टेलीग्राम चैनल एंड डाउनलोड दिस टॉपिक।